बगैर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपका स्टूडेंट बनने का मन कैसे हो गया? नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन आई थी और सुबह सुबह दीप को देखा ब्लू। मैं अपने स्कूल की टाई डाल के आ रहा था, वो रेड कलर की है। अच्छा। फिर आज ये डॉइचे बैंक की टाई डाल, मतलब चलो वहां भी सीखा था जी। तो ये छोटा सा इसमें है, वो लोगो नीचे दिख रहा है चले- मुझे, लोगो। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर मैं बोला नीले आज चलते हैं, और बोला व्हाइट डाल के आइए। नॉर्मली तोंद में उसमें छुपा लेता हूँ ब्लेजर में कि फिर पूरा समतल लगे। बट अब शर्ट में तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, ये साइज है आपकी, साइज है। डील डॉलर। हाँ डील है एक्चुअली। सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप तो कहीं स्पोर्ट्स में होते हैं ना, तो 8-10 गोल्ड मेडल ले आते हैं इंडिया के लिए। शॉर्ट पुट, जैवलिन वगैरह हाँ कर सकते मतलब जो भी करते हैं, बट आप अभी भी जो भी कर रहे हैं कमाल ही कर रहे हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका मूड माहौल बदल रहा है, डॉलर इंडेक्स जो एकदम तेजी से नीचे आया, 107 के भी नीचे है। क्या रीजन समझ रहे हैं सर आप? सर एक तरफा पोजीशंस थी, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन थी, तो जब कटने लगी तो बिल्कुल ही एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट स्क्वीज हुआ, इक्विटी में भी डॉलर में भी। सारा साल चला क्या, लॉन्ग डॉलर लॉन्ग एनर्जी, ये दोनों चले, बाकी सब एसेट क्लास नीचे थे। तो जब ये शॉर्ट स्क्वीज आया बहुत ज़बरदस्त मूव हुआ है। आज जो देख रहे हैं थोड़ा मार्केट पचा रहा है, और ये नॉर्मल है। जब ये 8% नैस्डैक दौड़ गया है, थोड़ा अब टाइम लेगा उसको डाइजेस्ट करने में। टेक्निकल वाले वो गैप अप गैप डाउन वो सब बैक फिलिंग हो गई, वो नॉर्मल है। बट इसमें अनिल जी दो चीज़ें देखनी है। एक तो फेड के जो वक्ता हैं सारे, पिछले हफ्ते से जब एक बार ये इन्फ्लेशन आ गई और मार्केट दौड़ने लग गए। अब कल को भी यूबीएस का एक इवेंट था ऑस्ट्रेलिया में, या फेड के वॉलर बोले गवर्नर जो, उन्होंने फिर से यही कहा कि सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, हम नहीं काटेंगे रेट एक डेटा पॉइंट पे या स्लो डाउन नहीं करेंगे। 50 बेसिस पॉइंट लग रहा है दिसंबर, उसके बाद 25-25 देखेंगे, बट रेट बढ़े रहेंगे काफ़ी देर तक। और ये जो 7.7 का जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, ये बहुत भयंकर है, इसको आप छोटा मत समझिए, 2% से बहुत दूर है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मार्केट्स को थोड़ा ठंडा करें। ऐसे ही एक मेस्टर करके हैं, लोरेटा मेस्टर, उन्होंने बोला लास्ट वीक, उन्होंने भी यही कहा कि हायर फॉर लॉन्गर। तो फेड का यही है कि मार्केट ज़्यादा तेज़ी से ना भागे, वो वेल्थ इफेक्ट आ जाता है फिर और ज़्यादा फ्रॉथी हो जाएगा। दूसरा है कि वो गलती नहीं करना चाहते 1970 के दशक की, जब 3-4 बारी फेड ने रेट बढ़ाए, फिर थोड़ा सा इन्फ्लेशन काबू में आया तो पेडल से हटा देते थे पैर, ब्रेक से, एकदम से इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाती थी। तो कल ये वॉलर ने यही कहा, पुरानी गलतियां नहीं करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट ने मिस किया है। तो सबसे अहम तो ये था। दूसरा चाइना का डेवलपमेंट है। आज 36% बढ़ा है जो डीएलएफ है चाइना का, कंट्री प्रॉपर्टी या कुछ नाम है, 36% ऊपर गया। 36% हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज पे, और 16% चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट आज ऊपर है हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज पे, 16%। उन्होंने 16 सूत्रीय कार्यक्रम निकाला, लगभग $60 बिलियन का, फ्राइडे को ऐलान किया। बेसिकली ईजिंग है, पॉलिसी ईजिंग है प्रॉपर्टी के मामले में, फाइनली मूव कर रहे हैं। बेशक शायद G20 से पहले जी जिनपिंग कुछ अच्छी खबर देना चाह रहे थे, पॉस्चरिंग है कि क्या है, बट बहुत ज़रूरी था। और मेटल्स आपके उसी को देख के चल रहे हैं। मेटल्स में जो उछाल आ रहा है, बिकॉज चाइना का प्रॉपर्टी सबसे बड़ा कंज्यूमर है, 50-60% दुनिया का जो मेटल कंजम्पशन है चाइना में है, उसमें जो ज़्यादातर कंजम्पशन चाइनीज़ प्रॉपर्टी में है। तो ये सारा का सारा एक्शन है। और G20 की बैठक भी शुरू हो रही है जी। तो इस बार कुछ बड़ा होगा सर वहाँ पे? कुछ नहीं है। ये सबसे अहम बात है कि बाइडेन मिल रहे हैं जी जिनपिंग को, और दोनों अपना नक्शा लेके आ रहे हैं कि रेड लाइन कहाँ पे है मेरी। भाई तू ताइवान को मत छूयो, बाइडेन बोलेंगे जी जिनपिंग को, नहीं तो हम भी उतर आएंगे। जी जिनपिंग बोलेंगे आपने ये गलत किया है, और इसलिए नैन्सी पेलोसी को क्यों भेजा, नैन्सी को क्यों भेजा, वो बहुत आप हॉलो आउट कर रहे हैं। वन चाइना का जो है इनका जज्बा, उसको आप हॉलो आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों मीटिंग अच्छा है, 5 बारी वीडियो कॉल पे ही मिले हैं, बट मीटिंग अच्छा है। बट दोनों तरफ से तय है, कुछ करार की उम्मीद नहीं है। पुतिन ने तो छोड़ ही दिया, वो आ ही नहीं रहे कि भाई मेरे को सब बॉयकॉट करेंगे, तो वो आए नहीं।
तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है G20 से। बट ये है कि बाइडेन और जी जिनपिंग की मीटिंग अहम है। हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, तो काफ़ी मल्टीलैटरल मीटिंग्स रहेंगी जी और बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। जी। हो सकता है बाइडेन से भी मिले। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कुछ G20 से निकलने। ठीक बात है। तो G20 में ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं। चाय समोसे है वहाँ पे, जो भी स्नैक्स चलते हैं हमारे यहाँ चाय समोसा चलता है, चाय पकौड़े समोसे। बाली में हाँ, तो बाली में क्या चलता है सर? बाली में क्या खाया जाता है? बाली हिंदू आइलैंड है पूरा। तो बाली में पता नहीं, हम तो 5 स्टार्स में रहते थे, इंडियन फूड मिल जाता था। हाँ, आराम से मिल अभी जाता। स्ट्रीट तो मतलब उनका- चाय पकौड़े मिलेंगे वहाँ पर, समोसे मिलेंगे। वेजिटेरियन मुश्किल होता है सड़क पे, तो इसलिए होटल में तो सब मिल जाता था। हिंदुस्तानी भी बहुत है, मंदिर हैं उनके बड़े अच्छे। बट हमें अलाउड नहीं है बाहरी लोगों को। अच्छा, ऐसा है? काफी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो ओके। आपको ऐसा करके, और वो हिंदुइज्म उन्होंने रखा हुआ है जो मूल उनका था रिलीजन। बाकी तो सब कन्वर्ट हो गया इंडोनेशिया, बट वहाँ पे है बाली में काफी। परफेक्ट। बग्गा साहब, काफ़ी नवयुवक हैं जो हमारे यहाँ क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। अब तक तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था, गिर जाए जितना गिर जाए लेने का ही है, वापस बढ़ जाता है, भरोसा रहता है। इस बार जो 50,000 से गिरते गिरते आया है, अब ये 15-16,000 जो भी है, अब कॉन्फिडेंस पहली बार हिला है लोगों का। तो कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को? ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा अनिल जी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल तौर पे इस बार ही हुआ है। पहले आप कह सकते थे कि सेंटिमेंट बिगड़ रहा है। तो पिछले नवंबर में, 1 साल पहले, लगभग $69,000 पे पीक हुआ था बिटकॉइन। Correct. आज के दिन में $16,000 पहुंच गया है। Right. और काफ़ी ऐसे कॉइन्स हैं जो लोगों ने निकाले थे, वो तो ज़ीरो हो गए। इस साल के शुरुआत में अगर आप याद करें, फरवरी से मई के बीच में वो टेरा और लूना जो वाइप आउट हुए थे, $20 बिलियन उसमें निकला था। और काफ़ी, ये वॉयेजर हो, सेल्सियस हो, A3 हो, हेज फंड्स और जो एक्सचेंजेस थे वो जा रहे थे। उन सबको बचाने वाला कौन था? ये FTX करके एक एक्सचेंज था। अब ये, इसकी वैल्यूएशन लगभग $32 बिलियन की चल रही थी। और इसमें सब जो हम कहते हैं स्मार्ट मनी, हम तो नॉन स्मार्ट मनी है ना, रिटेल वाले, तो जो SIP डाल के पैसे बनाते रहते हैं। ये जो स्मार्ट मनी है, इसने $1.8 बिलियन डाला था इस एक्सचेंज में। अब पता लगा कि उसकी जो फैमिली ऑफिस थी, जो पहले उसकी ट्रेडिंग कंपनी थी अल्मेडा रिसर्च करके, उसमें $10 बिलियन कस्टमर्स के डाल दिए उन्होंने एक्सचेंज में से निकाल के। अच्छा। अब देखिए, एक्सचेंज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं। ब्रोकर भी क्लाइंट पूल अकाउंट से, क्लाइंट अकाउंट से नहीं निकाल सकते। बहुत तेजी से सेबी देखता है। बट ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये अनरेगुलेटेड एरिया कोई है ही नहीं। ऑफशोर में भी अच्छा, है। बाहर भी इनका कोई रेगुलेटर नहीं है? कोई रेगुलेटर नहीं। भगवान भरोसे। बस सिंगापुर ने शुरू किया था। उन्होंने बोला आप हमारे पास एप्लीकेशन दीजिए, अभी तक अप्रूव नहीं किया किसी को। तो ये बहामास, केमन आइलैंड, ऐसी जगहों में ये सब बैठे हुए हैं जहां आप पहुंच भी नहीं सकते। कोई रूल नहीं चलते जहां पे कि आप कस्टमर के पैसे कैसे अपने फैमिली ऑफिस को दे सकते हैं। वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ कि वो पैसे लौट के नहीं आए, और फिर इनका एक दिन में $5 बिलियन का आउटफ्लो हो गया। तो कोई ना इनके पास लिक्विडिटी बची। और फिर बाइनेंस करके जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जो भारत में भी बहुत मशहूर है, कि एक एक्सचेंज को इन्होंने लिया, जब ईडी ने पकड़ा उस एक्सचेंज को, इन्होंने कहा नहीं, हमारी सिर्फ लेटर हुई थी एक्सचेंज, हमने तो नहीं लिया। और ट्विटर पे ही वो बोलते हैं, CZ करके जो हैं वो बाइनेंस के। और ये सब ऑफशोर बैठे हुए हैं, कोई इनको पकड़ नहीं सकता है। तो तबाही काफ़ी हुई है, सेंटिमेंट गया है। अब ये 30 साल के थे, इन्होंने अपना पैसा बनाया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में। फिर 2019 में अनिल जी इनको देखा कि जापान में 50% हाई है, कोरिया में 50% हाई है बिटकॉइन की कीमत बनिस्बत अमेरिका के। तो इन्होंने आर्बिट्राज शुरू कर दिया। अच्छा। और वहां से इनके पहले कुछ मिलियन बने, फिर स्काइप वाले ने इनको $50 मिलियन दिया। वहां से, क्योंकि ये अब आर्बिट्राज खत्म हो गया, वर्ल्ड वाइड होता है, भारत में ज़्यादा महंगा मिलता है, वो आर्बिट्राज ज़रूर चलता है, बट उसको खेलने के लिए बहुत मुश्किल है। कोरिया जापान के मार्केट बड़े थे, तो ये आर्बिट्राज से पैसे बनाए। 30 साल के हैं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ऐसे 2-3 लोग थे, और दिन भर वीडियो गेम ही खेलते हैं। तो ये जब बहुत एक बड़ा आर्टिकल है। और ये एक और चीज़ बोलूँगा अनिल जी, 159 पेज की
जो इस बारी ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक है मैगजीन जो ब्लूमबर्ग निकालता है हर हफ्ते, 159 पेज का क्रिप्टो स्टोरी पे लिखा है। मैट लेवाइन करके हैं, बहुत प्रसिद्ध ब्लूमबर्ग के लेखक हैं। 40,000 वर्ड का उन्होंने लिखा है। तो अगर किसी को क्रिप्टो में पढ़ना है, या मैं आपको 10 लाइन की उसकी समरी बता दूंगा अरे सर, अगले मजा आ हफ्ते। जाएगा। तो हाँ, वो बहुत उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया है। तो निष्कर्ष ये है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, वो अच्छी है। बट बैंकिंग जो है उसमें रिस्क मैनेजमेंट पहले लेके चलते हैं कि भाई कल के लिए आप बचें तो सही। रिस्क मैनेजमेंट भूल के ये सब लोग वीडियो गेम की तरह दुनिया को देख रहे थे। वो जब छोटा था तो ठीक था, अब इतना बड़ा हो गया। अब $3 ट्रिलियन की क्रिप्टो की मार्केट कैप थी पिछले नवंबर में अनिल जी, आज 650 बिलियन हो गया। तो तबाही सोचिए लोगों की। कितने पैसे मतलब लगे? भारत का मार्केट अगर आप उतना अगर गिरे मार्केट, आप सोचिए कितना आपका मार्केट नीचे आ जाता। हाँ, तो लोग हाय तौबा मचा देंगे क्रिप्टो में, कोई मतलब क्योंकि छोटे छोटे लोगों ने डाले थे, पेपर वेल्थ था, और कोविड के जो चेक आ रहे थे वो सब, तो गेमिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये क्रिप्टो के साथ वैसे ही क्रिप्टो और इक्विटी का हम आ भी भरते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। सही। राइट, ऐसा। वो जो कोविड के कारण पोस्टपोन हो गए थे ना सारे, ऑल द इलेक्टिव सर्जरीज, दोज आर कमिंग बैक, सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गोइंग अप अ लॉट। कोविड हैड अ ह्यूज सप्रेसिंग इम्पैक्ट। वो कोविड के कारण उनका कैपेसिटी नहीं यूज हो रहा था। अब मैं मिला था पिछले हफ्ते देवी शेट्टी जी को, एक हमारी ओपन हाउस चल रहा था, उन्होंने ये कहा अनिल जी कि 2 मिलियन नर्सेस का कमी होने वाला है भारत में अगले साल। 20 लाख नर्सेस की और ज़रूरत है। तो ह्यूज डिमांड आ रही है, और मेडिकल टूरिज्म भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेडिकल टूरिज्म बोलने में अच्छा लगता है सर, जो आ रहे हैं ना उनको भी ये लगता है हम टूरिस्ट हैं इलाज करवाने नहीं आ रहे, घूमने फिरने आ रहे हैं। तो वहाँ देखिए काफ़ी जगहों में आपको साल साल के लिए छोटे भी सर्जरी के लिए, यूके जैसे हेल्थ है उसका बर्बादी हुई पड़ी है बिल्कुल। यूके का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, आपको डॉक्टर ही नहीं मिलता है। अच्छा, यूएस में अब लास्ट 3 महीने में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, सब डॉक्टर छुट्टी पे हैं। तो आपको अगर कोई सर्जरी करानी है, आप भारत आके करा लीजिए। नहीं, हमारे यहाँ एवरी पर्सन इज डॉक्टर। किसी को पूछो मेरे ये दुख रहा है, 4 इलाज तो एक ही आदमी बता देता है, और 4 आदमी हो तो चारों आदमी 4 अलग अलग वाले बताते नहीं, वो डॉक्टरों को बहुत डॉक्टर को बहुत खुंदक आती है। आप जाओ ना डॉक्टर के, वो कहता है सबको गूगलाइटिस हुआ है। एक तो सब हाइपोकॉन्ड्रियाक है, वाह, सब गूगल करते हैं मेरा सिर दर्द है तो ये होगा, ये होगा। डॉक्टर को आके बताते हैं, वो कहते हैं यार वॉक किया करो, पानी पिया करो। नहीं, इंजेक्शन दो आज। तो ये गूगल के कारण। सही जवाब। बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, हम कंफ्यूज हैं कि ट्रम्प साहब जीते कि हारे। वो मध्यावधि चुनाव जो अमेरिका के, देखिए अगर दुनिया से पूछे तो ट्रंप के कैंडिडेट काफी हारे, हार पर गए। ट्रंप साहब से पूछे तो वो कहेंगे मैं ही जीता हूँ। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल ही हम तो जो आप denier है। कहेंगे वो मानेंगे सर। बिल्कुल। जी। तो अनिल जी, ये जो मिड टर्म पोल रहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन रहते हैं, इसमें नॉर्मली जो इनकम्बेंट पार्टी होती है वो हारती है। और ये ओबामा भी हारे थे, क्लिंटन हारे थे, ट्रंप के कैंडिडेट्स भी करवाते हारे क्यों थे। है फिर ये? हाँ, ये करवाए नहीं, छोड़ दे। हर राष्ट्रपति हारता है ये। ज़्यादातर इनकम्बेंट हारते हैं। तो इस बारी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन सबसे बड़े मुद्दे थे। तो और बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे है, तो लग रहा था कि एक रेड वेव आएगी रिपब्लिकन्स की, ट्रंप की पार्टी की, वो सब कुछ ले जाएंगे। वो रेड वेव नहीं आई, ट्रिकल ही आई। और सबसे जो अचंभा करने वाली बात थी कि सेनेट जो है, उनकी राज्यसभा है, उसमें डेमोक्रेट्स अब कंटिन्यूड रहेंगे मेजॉरिटी में। उनका 50-50 था, और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक कास्टिंग वोट रहता है, तो उससे 51-50 हो जाता था। 100 सीटों का उनका राज्यसभा है जिसको सेनेट कहते हैं। उसमें अब 50 आ गए सीट डेमोक्रेट्स के, और एक जॉर्जिया का अभी री इलेक्शन होगा। जॉर्जिया में ऐसा है कि 50% वोट किसी को चाहिए अगर उनको करना डिक्लेयर। तो 49 पॉइंट कुछ दोनों को, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को मिले, और लगभग 2% वो लिबर्टेरियन जो
कैंडिडेट थे वो ले गए। तो अब ये रन ऑफ होगा 6 दिसंबर को जॉर्जिया में। बहुत पैसा लगा जॉर्जिया की इलेक्शन में और लगेगा। तो सेनेट तो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में आ गया। उससे क्या है कि रिपब्लिकन्स का भी एजेंडा नहीं चलेगा। हाउस में क्या है, अभी 211 सीटें रिपब्लिकन की हैं, 204 डेमोक्रेट्स की है, 218 पे मेजॉरिटी आता है। तो लगभग अभी 20 सीटों का रिजल्ट आना है, बट उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो डेमोक्रेट्स की हैं, कैलिफोर्निया वगैरह में, जहां डेमोक्रेट्स काफ़ी मजबूत हैं। तो अब ये देखना है, कांटे की टक्कर रहेगी, बट ज़्यादातर रिपब्लिकन्स 2-3 सीटों से मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ट्रंप के कैंडिडेट हारे, ये बहुत बड़ी बात है। कल ट्रंप ऐलान करने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन में रन करेंगे। चाहे रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ट्रंप ना ही आए, क्योंकि नेगेटिव है काफ़ी उनकी तरफ लोगों का रुझान। तो देखते हैं कल क्या कहते हैं ट्रंप, वो बहुत अहम रहेगा। मार्केट्स के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि मार्केट्स यही अंदेशा कर रहे थे कि यहाँ से बाइडन टैक्स वगैरह नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि रिपब्लिकन मेजॉरिटी आ जाएगी। अब मेजॉरिटी बहुत थिन है, तो एक ग्रिडलॉक तो रहेगा। वो मार्केट के लिए अच्छा है कि ज़्यादा पॉलिसीज़, कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ नहीं आएंगी। बट ये भी है कि एक डेट सीलिंग जो है, $30 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर ऋण है, वो डेट सीलिंग 2 बारी ऑलरेडी क्लिंटन और ओबामा के टाइम पे रिपब्लिकन्स ने नहीं बढ़ाई, जिससे गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, मार्केट्स बड़ी तेज़ी से गिरते हैं उसमें। तो वो 2023 के पहले तिमाही में वो डेट सीलिंग आएगी। जेनेट येलन जो उनकी वित्त मंत्री हैं, कल उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि ये डेट सीलिंग को बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा और ऋण ले सकें। तो वो अब रिपब्लिकन्स के काबू में हो जाएगा। उससे मार्केट्स विचलित हो सकते हैं, बट 2-3 महीने हैं हमारे पास, हो सकता है बैकरूम कुछ नेगोशिएशन करके निकल जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीते भी, लेकिन फिर भी जीत वाली फीलिंग नहीं आ रही उनकी। हाँ, तो ये बड़ा हाँ, मतलब ऐसे हल्के फुल्के में निकल। पर सोचिए सर, ट्रम्प साहब भी अगर वापस आ गए कैंडिडेसी में, और मस्क साहब तो हैं ट्विटर पे, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? धमाल मचेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो देखिए, वो जो एली लिली वगैरह का हुआ, वो फार्मा कंपनी $8 में आप खरीद सकते हैं। तो मैं जाके किसी भी कंपनी का ट्विटर हैंडल करके और कुछ भी मैं बोल दूं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये निकल आया, कांच निकल आया जी, दवाई कुछ डाल दिया, $15 बिलियन उसकी मार्केट कैप गिर गई। तो बिना सोचे समझे ये जो बढ़िया डीलिस्ट करा के जो करना करे ट्विटर का नहीं, बट कर दें ट्विटर तो डील, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी उनकी तो बढ़िया ऐसा होगा तो कंपनियां निकल जाएगी ट्विटर से। बोले हम रही क्यों, हम क्यों रहे, करेक्ट। पूरा ही वो क्रेडिबिलिटी लूज हो जाता है फिर। मुझे लग रहा है हमको भी सर पैसे मांग लेने चाहिए। सर हम ट्विटर पे हमको पैसे दो, हम क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। नहीं, वो तो है। वो स्टीफन किंग ने भी यही कहा, आप हमें $8 दीजिए, हम क्यों दें आपको। हम तो 8 नहीं लेंगे, लेंगे तो ज़्यादा ही लेंगे। 8 तो आर्ट तो बहुत कम है।